लोग के कैंप्स कंडक्ट होते थे जहाँ पर हमें अलग अलग जगहों पर जो है कैंप्स के लिए लेकर के जाया जाता था। हमारे लिए तो बहुत स्मूथ प्रोसेस रहता था कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से आपने बेसिक एक अपना रजिस्ट्रेशन भी मैं उसको नहीं बोलूँगी बिकॉज इट वॉज सच अ क्लोज एंड पर्सनल अफेयर ऑल टुगेदर कि अच्छा ठीक है कि ऐसे ऐसे चलना है और आप चलिए। कैंप्स के लिए हम जाते थे। आई थिंक दैट वॉज द टाइम। एक तो उस समय जो शिविर कंडक्ट होते थे वो बहुत ही अलग तरीके के शिविर होते थे। वहाँ पर आई थिंक समय का कोई डिमार्केशन नहीं होता था। सुबह से हमारा 6 या 7 बजे से स्टार्ट हो जाता था कैंप एंड वी यूज्ड टू हैव रिगरस रीडिंग्स। हम इतनी ज़्यादा रिग्रेस, जितने भी संत हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, हमने सबसे ज़्यादा जो स्टडी करी है उन ग्रंथों की, वो हमने शायद उन शिविर के माध्यम से ही करी है। और वो स्टार्ट भी ऐसा होता था कि सुबह 6 या 7 बजे से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी। हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे, 5-5, 6-6 लोगों के। एक मेंटोर होते थे हमारे साथ, या हम भी कभी एज मेंटोर्स वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर हम रीडिंग करते थे। एंड रीडिंग करने के बाद उन्हीं के बेसिस पे हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती थी। अब ये काफ़ी डिफरेंट था, ये काफ़ी अलग था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप एक ग्रंथ को रीड कर रहे हो और आप उसी के बेसिस पे कुछ प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में। और वो तो शायद आई थिंक वो जो दिन भी थे वो कैसे बीतते थे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाने का नहीं पता है, सोने का नहीं पता है। सुबह से स्टार्ट हो गया है 6 बजे से एंड रात के 4 या 5 बजे तक वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता था, चलता ही रहता। सुबह के 4 या 5 बजे तक वो कंटिन्यूसली चलता ही था। यही याद है कि या तो अंगीठी जल रही होती थी या तो नहीं जल रही होती थी। अंधेरा हो चुका है, पीछे गंगा जी बह रही हैं और आचार्य जी की आवाज़। आप बस उस गुप अंधेरे में बस उन्हीं को सुनते जा रहे हो। जो आखिरी के कुछ घंटे होते थे हर सत्र के, उसमें ये होता था कि कुछ लुढ़क पुढ़क रहे, लेकिन अगर आप ध्यान में उतर गए वो तब समझ में भी नहीं आता था। लेकिन अब तब मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया कि ध्यान में उतर गए आप, तो वहाँ पे बैठे रह जाते थे। मतलब आप बैठे ही गए, आप कहीं और चले गए हो। उन कैंप्स की कितनी सारी तस्वीरें हैं जिसमें लोग ऐसा नहीं है कि उठ के वापस अपने रूम्स में जा रहे हैं। जहाँ पे सेशन हुआ था वहीं बाहर लौट गए, वहीं तारों को देखते देखते सब सो गए, वहीं पे सो गए। ऊपर सुबह उठे, पानी आ चुका है। हाँ। सारे गद्दे गीले हो चुके हैं, फिर आप गद्दे गीलों को सुखा रहे हो धूप में, फिर सुबह खाना खा रहे हो। आई थिंक इसके पीछे वाली भी एक स्टोरी है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट थे तो ऑब्वियसली एज ए टीम हम कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया करते थे कि भाई ट्रैवल होगा, गाड़ी होगी, और उसमें आचार्य जी मेटिकुलसली चीज़ चेक करते थे कि मान लो कि जैसे आप एक कॉलेज के बच्चे हैं, दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी, कौन चलाएगा, कैसा अरेंजमेंट होगा बैठने का। And I think that was a part of teaching. You're not teaching when you reach Kanchidham. The teaching is the whole process. आप किस गाड़ी में बैठे, कौन आपके साथ बैठा हुआ है, गाड़ी कहाँ है। और मैं कहाँ रुकना है। बिल्कुल ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि आपकी संगति क्या है पूरे रास्ते में। जहाँ से आपका शिविर है, जैसे कि आपने बात कही, शिविर वहाँ जाकर के शुरू नहीं होता, शिविर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है जब से आपने अपना घर छोड़ दिया और अब आप जो है उसके लिए आगे बढ़ गए हैं। इवन ये भी होता था कि हमें सेशंस के लिंक्स भी दिए जाते थे कि आप इनको सुनो, आप इनको सुनते हुए आओ, भजनों को सुनते हुए आओ। या फिर आपकी कार के अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ सेशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते थे। उसमें भी ऐसा होता था, शायद आई थिंक कुछ किलोमीटर्स जो है हम उनको सुनते थे। रात के 12, 1 या 2 बज रहा है, ठीक है, और लोगों को कई बार होता था नींद भी आ रही होती थी, बट इसको भी शायद इंश्योर किया जाता था इस तरीके से कि कुछ किलोमीटर्स बाद कहीं पर सब लोग रुकते थे, गाड़ियां एक साथ रुकती। मैं एग्जैक्टली वही मैं करता कि द स्टोरी इज कि बाइक। और हाँ, टू ऐड टू दिस कि सबसे ज्यादा हुल्लड़ मचता था कि भाई आचार्य जी के पीछे कौन बैठेगा। सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी गाड़ियों में जा रहे हैं और खुद आचार्य जी और उनके साथ कोई एक और वो बाइक पे जा रहे हैं। और ये तक इंश्योर हुआ करता था कि मतलब इस वाले पॉइंट पे रुकेंगे और जो सुना है वो डिस्कशन होगा और फिर वी विल टेक फर्दर। तो ऐसा नहीं वही अगेन कि हम
कैंचीधाम पहुंच के या फिर जहाँ भी हमारा प्लान है, रास्ते में भी पूरा द होल प्रोसेस मैं मतलब इसी में एक फर्दर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी, मतलब बिकॉज उस समय स्पेसिफिकली आप थोड़ा अपने काफ़ी कंफर्ट जोन में होते हो, क्योंकि घर में आप रहे होते हो तो आप बहुत कंफर्ट जोन में रहे होते हो कि भाई आपका ये समय खाने का, ये समय सोने का, इस समय आप अपनी चीज़ें कर रहे हो। बाकी कैंप बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता था कि एक तो शुरुआत आपकी वहीं से हो गई, घर से ही निकलते निकलते, और साथ में जब आप वहाँ पर पहुँचते भी थे तो बिल्कुल ये रहता था कि भाई अब आप घर में भी कभी ट्रैवल करते हो, बाहर कहीं जाते हो तो वहां जाकर के सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हो। तो यही एक्सपेक्टेशन एक मन में रहती थी कि भाई इतना आप आए हो, आपने इतनी ट्रैकिंग करी है, ऊपर गए हो, और उसके बाद अब थोड़ी देर आप रेस्ट करोगे। नहीं, आप जैसे ही वहां पहुंचते थे आप अपना सामान रखते थे एंड आपको रीडिंग्स मिल जाती थी, ग्रुप्स फॉर्म होते थे, तुरंत आपको जाना है, रीड करना है, एंड इन सम टाइम यू विल बी टोल्ड कि भाई सेशन आपका जो है बिगिन होने वाला है। तो एक वो जो कंफर्ट पे या एक मतलब एज अ मतलब मैं एक यंगस्टर की बात कर रही हूँ कि वो जो सारी चीजें होती हैं वो सिर्फ ग्रंथ नहीं वहां पर आपको सिखा रहे होते, वो हर एक एक इंसिडेंट, हर एक एक छोटी छोटी चीज जहां पर आपको खुद को ना बोलना होता है, बार बार ना बोलना होता है कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, यू हैव टू फॉलो व्हाट हैज बीन सेड, और आप उसको करते चले जाओ। तो वो एंड एक फर्दर personally- अनुष्का आई विल ऐड टू इट कि वो सिर्फ उस दिन नहीं हुआ करता था, आचार्य जी पहले उस कैंप के खुद वापस जाया करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कैंप अभी जनवरी में है तो दिसंबर में वो खुद पूरा वो ब्यौरा करते थे कि यहाँ रुकेंगे, यहाँ बात होगी, यहाँ ऐसा होगा। सो ही वाज मतलब मैं चोपटा के लिए एग्जैक्टली तो यहाँ रुका जाएगा, जहाँ हम रुक रहे हैं वो लोग कैसे हैं, वहाँ माहौल कैसा है, क्या वो हमारे साथ सिंक करेंगे। तो सिर्फ लाइक अभी हम शिविर पे जाने वाले, बैंगलोर शिविर है, मैंने आज तक बैंगलोर देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वो ठीक है, आई विल गो देयर, आई विल हैव अ लुक एट द वेन्यू। पहले इतना तक इंश्योर हुआ करता था कि मतलब कहाँ जाएंगे, एंड आचार्य जी वुड हिमसेल्फ डू इट, ताकि वो पूरा प्रोसेस मतलब ऑब्वियसली वी डोंट हैव द टाइम फ्रेम। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी होता क्या, जब हम शिविर बोलते हैं, शिविर स्थल बोलते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता हो कि एज इफ कोई रिजॉर्ट में हम कैंप के लिए गए। पर लेट मी कम टू दिस। जब मेरा सबसे पहला कैंप था तो ऐसा हुआ था कि ठीक है हम कार्ड्स सब कुछ लोग जा रहे हैं, सो रहे हैं, और उस जगह का नाम है कैंचीधाम। मैं चाहूँगा उसके बाद ये भी बताएं कि आप कैंप में कैसे आपको अच्छा वो वाली कहानी भी बाद में। यहाँ पे शायद किसी का भी कैंप का एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ होगा, मेरा कैंप का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो ऐसा था कि पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि इस तरह से जुलाई में कैंप जा रहा है, तो मैं भी वहाँ उपस्थित था जब ये बात कही गई, और फिर वहाँ पे सबने कहा कि हाँ मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, और मैंने वहाँ बोल दिया कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा और मेरा ऐसा ऐसा कुछ काम है समथिंग। अच्छा ठीक है, तो मुझे फिर एक बार पूछा गया कि कंफर्म है, पक्का नहीं आना? मैंने कहा इस बार नहीं आ पाऊँगा मैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया तो मेरे सामने नहीं आया। फिर मुझे पीछे से कहीं से पता चला कि अच्छा कैंप हो रहा दोबारा, और मैंने पिछले की फ़ोटो देख लिए थे, तो मैंने कहा कि यार फोटो तो देख ली, मैं तो आया नहीं। तो मैंने कहा यार तो जाना पड़ेगा, कुछ अलग चीज़ है। तो मैंने इस बार बोला कि सर इस बार मुझे भी जाना है। तो क्या तुम्हें बताया किसने, ये बताओ। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे पता चल गया था, ऐसे बात डिस्कशन होता कुछ करके। तो कह रहा अच्छा ठीक है, मुझे पहले बात करनी पड़ेगी फिर बताता हूँ। ठीक है, अब ये समय बिल्कुल कि जस्ट नेक्स्ट डे कैंप जाना है, उससे एक रात पहले ये सब बातें हो रही हैं। तो फिर मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शन आया कि अच्छा ठीक है ऐसा करो, 50 पोस्टर बनाने हैं। ठीक है, और आचार्य जी के ही जो वीडियोस हैं तुम देखते हो, तुम ब्लॉग पे भी पढ़ते ही हो, उसमें से अपने आप कोटेशंस निकालो, 50 पोस्टर बनाओ, जब ये 50 पूरे होंगे तब जाके तुम गाड़ी में बैठोगे, वरना तुम नहीं बैठोगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने एक रात पहले से ही पोस्टर्स वगैरह बनाने शुरू करे और सब कुछ अपना कर करा के सबमिट करता था। फिर मैं कि 5 बनाए 5 भेजे, 5 बनाए 5 भेजे। उसमें रिजेक्शंस भी हो रहे थे कि ये ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। तो फिर मैं दोबारा बनाता था, और ऐसे कर करके मैंने पोस्टर्स कंप्लीट करे। तो अराउंड मेरे ख्याल से 35 या 40 तक हुआ होगा। फिर सर ने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से रात का समय था, शायद 8 बजे के आसपास हमारी गाड़ियों में चलना शुरू हुआ था। तो जैसे सर ने अभी बोला कि एग्जैक्टली इस बात का ध्यान रखा जाता था कि गाड़ी के अंदर यदि 5 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर इंक्लूडेड, तो 5 कौन होंगे, 5 एग्जैक्टली कौन होंगे। हाँ, और उसमें ऑडियो कौन सा चलेगा, उसमें ऑडियो कौन चलेगा। साथ मुझे ये भी याद है, मैंने वहां पे भी कि मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तो मुझे रोक दिया था, नहीं तुम यहीं बैठोगे। बल्कि गाड़ियों का ऑर्डर भी डिसाइड होता है कि कौन सी गाड़ी किसको ट्रेल करेगी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरे लिए मतलब मेरा जो पहला कैंप था वो कहना ताल में था, तो मुझे जो उससे याद है, मतलब पहाड़ है, बादल है, और सामने साइड में भेड़ है।
हाँ, ठीक है। और बहुत बहुत समय मैंने मतलब वहीं पे बैठ के पिंक फ्लॉयड के गाने सुन रहा हूँ और उस भेड़ के साथ बस बैठा हुआ हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, ये स्टार्क मोमेंट है, ये बड़ा ही स्टार्क मोमेंट है मेरे लिए। तो 3 दिन का कैंप शिविर होता है, वो 5 दिन का हुआ करता था, 5 दिन का हुआ करता था, वो चला 10 दिन क्योंकि वहाँ पे ओले गिर गए थे। तो जिस दिन ओले गिरने वाले हैं उस दिन मैं तो निब्बा, तो मैं गया मैनेजर के पास, मैंने कहा यहाँ पर तो टेंट है गए थे। मैंने कहा ये तब टेंट आ गया तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो मैं गया आचार्य जी को ढूंढने मैं क्या आचार्य जी को ढूंढना, आचार्य जी अब तो टेंट ही नहीं है, अब रहेंगे कहाँ? आचार्य जी कहाँ हैं? नहीं मिल रहे। तो मैंने पूछा आस पास आचार्य जी कहाँ हैं? तो मुझे अभी तक याद है वहाँ पर पता नहीं कौन से सर खड़े थे, मैंने कहा भाई आचार्य जी कहाँ हैं? कहते उस टेंट में, और वो टेंट ढह चुका है आचार्य जी उसके अंदर है और वो सो रहे हैं। क्यों करें? चार ब्लैंकेट ओढ़ ली थी, आखिरी ब्लैंकेट अभी भी सूखी है, तो वो आराम से सो रहे हैं। वो मेरे लिए मतलब एक बहुत ही स्टार्क मोमेंट था कि ऐसी कोई आपदा आई हुई है कि आपका टेंट ढह रखा है, आपका लैपटॉप तैर रहा है और आप चिल हो, भाई कुछ चल रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या हुई है, वो कह रहा है कि रास्ते बंद हो जाएंगे, कैंप वाला कह रहा है कि रास्ते बंद हो जाएंगे, आप चलो। मैं आचार्य जी के पास जाता हूँ फिर से कि सर यहाँ पर तो ये बंद करने की बात कर रहे हैं, चलते हैं। और वो कहते कितने टाइम तक बंद रहेगा? 5 दिन। ठीक है 5 दिन और रुक जाते हैं ये क्या चल रहा है? ये होली के समय चल रहा है। और मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है? ये सीरियसली ये एक शिविर है, ये कैंप है। मतलब बहुत अलग जगह होती थी कैंप्स। मतलब तुम्हारा कैंप पहले कौन सा था? मेरा था सितंबर 2017। मतलब ये वाले जो कैंप्स हैं ये शायद कॉलेजेस से ऑर्गेनाइज होना चालू हुए थे। मैंने जब कैंप आना चालू किया था वो ओपन हो गए थे जनरल पब्लिक के लिए जो आचार्य जी को यूट्यूब पे सुनते हैं। तो मैं भी यूट्यूब से सुन के आया था रमन केंद्र, और अगले ही महीने में कैंप आ गया था। तो मुझे याद है जितना ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था, उतना ही ज़्यादा एज ए मैं एक यूट्यूब पे सुनने वाला जो ऑडियंस हूँ और वो आ रहा है, और जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से लेके जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँचा हूँ, एवरीथिंग वॉज ट्रेस्ड एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। और मुझे ये भी याद है कि उस कैंप में भी यही हुआ था कि आचार्य जी शायद पूरा बाइक चला के आए थे, और बाइक चला के पूरा रास्ता वहाँ पहुँचे हैं और इमीडिएटली सेशन हुआ है। तो ये काफ़ी था कि मतलब आप बाइक चला के आए हो। मैं भी जब ट्रैवल करके आया था तो हमको शायद हमारे लिए इतना इंटेंस नहीं था, स्टूडेंट्स के साथ शायद जाते से आपको रीडिंग मिली थी। मैं जाके 1-आधी घंटा शायद रेस्ट किया था, बट आई सॉ आचार्य जी जस्ट केम और डायरेक्टली वहाँ पे सेशन हुआ था। काफ़ी आई ओपनिंग सेशंस थे। पहला मुक्तेश्वर था। सुबह उठते थे हम ढोलक की थाप पे। अरे इवन एक भजन था जो गाया जाता था। आई थिंक मैंने आपको काफी बार देखा, अगर आपको याद हो आप दोबारा अगर हमें बताना चाहें। ढोलक पे एक भजन हमेशा तो ढोलक बजाता था। बहुत सारे फोटोज हैं जिसमें आचार्य जी ढोलक बजा के टेंट्स में जा मतलब सोच के देखिए ना कि आप सुबह 4 बजे सोए हैं और 1 घंटे में आचार्य जी उठ चुके हैं, जो सबसे आखिरी सोए हैं, और आप भी उनके बगल मतलब थोड़ा पास में सोए हुए हैं, हमको उठाया जा रहा है और आपको खुद भी बजाना भी है, खुद भी, लेकिन आप भी नींद में और उठा भी रहे सबको। रादर मुझे भी एक चीज़ याद आ रही थी, जैसे अभी कमलेश जी ने कहानी बताते हुए बोला कि आचार्य जी बाइक चलाते हुए गए हैं और सीधे उसके बाद उन्होंने सेशन लिया है। आचार्य जी की बाइक पे इतनी सारी स्टोरीज हैं कि ऐसा इतनी बार हुआ है कि वो मतलब आप इसको इमेजिन करिए, वो नोएडा से बाइक चलाते हुए उत्तराखंड की पहाड़ियों तक जा रहे हैं, और ये अपने आप में कभी कभार 150, 200, 250, 300 किलोमीटर तक की जर्नी होती थी।
और बहुत बार ऐसा होता था कि वो ये पूरी जर्नी हर बार ये होता था कि वो रात को ही कवर करते थे। वो रात को शुरू करते थे और सुबह होने तक वहाँ पहुँचते थे वेन्यू तक, जिससे वो सुबह सुबह सेशन ले सकें। और ऐसा भी हुआ है कि बाइक चलाते उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको उठाया गया है। जैसे एक तो बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है जो उन्होंने एक बार वीडियो में भी जिसका जिक्र किया था कि वो कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे और रास्ते क्योंकि ख़राब था कुछ था जिसकी वजह से उनकी बाइक टकराई और वो स्किड कर गए थे। और उसके बाद पीछे आर्मी की एक वैन जा रही थी, कुछ था, तो उन्होंने फिर आकर उनको उठाया और वापस उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। तो यही बता रहे थे कि वो कुछ जो गा रहे थे उनके मन में ऐसा बैठा हुआ था कि वो गिरे, वो उठे, वो बाइक पे दोबारा आ गए और वो गुनगुना ही रहे थे लगातार। कबीर साहब का भजन था। और ये चीज़ इसमें मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो सेशन के लिए आ गए थे, बैठ गए थे और उन्होंने 1 या 1.5 घंटे बात कर ली थी। उसके बाद जाके हमें से किसी का ध्यान गया कि उनके पैर में खून निकल रहा है। हाँ, मैं उस सेशन में था जिसमें उन्होंने बात करी थी कि कीड़ा काट गया है, वो काट रहा है और वो सत्र ले ही जा रहे हैं। इसी से आई थिंक काफी सारे कैंची धाम जो ऊपर जाके चढ़ के। मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ कैंची धाम में। अभी हम बार बार कैंप वेन्यू कैंची धाम का नाम ले रहे हैं, एक बार मैं फिर से इस चीज पर आ रहा हूँ, कैंची धाम था क्या, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम गाड़ी में बैठ गए, सब कुछ मेटिकुलसली प्लान्ड है, अपनी तपस्या थी। नहीं, अभी सुनिए कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ, कि मैं कैंप वेन्यू में जा रहा हूँ तो जी बोर्ड लगा होगा, पहले से पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। नींबू पानी वाला वो उसका लैंडमार्क था, कहाँ रुकना है जहाँ पे नींबू वाला है। खुद से ढूंढ नहीं सकते उसको। नहीं ढूंढ सकते। तो भुवाली एक जगह होती थी, उत्तराखंड में है, जानते हैं लोग, वहां हम पहुंचते थे और वहां से होता था कि एक देखो रानी खेत की ओर सड़क जा रही है, वहां चलते जाना। अब मैं ये रास्ता ड्राइवर को कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि ऐसे हम जाना है, ठीक है जाना है। और फिर मैंने कहा रुकना कहाँ है, तो कह रहा राइट साइड में देखना, ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा होगा। और ये पहाड़ी रास्ते की बात हो रही, सड़क की बात नहीं हो रही, ठीक है। मैंने कहा लेकिन यहाँ पे तो पहाड़ी है, तो कह रहा हाँ पहाड़ के बीच में से रास्ता है। तो मैंने कहा लेकिन मैं पहचानूं कौन से रास्ते पे चढ़ना है। वो बाहर देखो, एक तो प्रेस वाला बैठा होगा, एक नींबू पानी वाला बैठा होगा, वहीं रुक जाना, उससे जाना है। एक झरना होता था उसके साइड में, हाँ झरना सा बहता था और झरने की आवाज आएगी, ये मुझे झरने की आवाज, ये इंस्ट्रक्शन क्या सबको मिला क्या? ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। ये मुझे मैं ना कहीं पहुंच गया हूँ लेकिन मेरे को नहीं पता कि यहाँ से चढ़ना, झरने की आवाज आ रही है, हाँ चढ़ जाओ। ठीक है। और ये फिर पहाड़ के ऊपर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का तो ट्रैक होता होगा जो आपको पहाड़ के ऊपर चल के जाना, पूरा स्टीप ट्रैक, 2 किलोमीटर। और आपके पास अपना पूरा लगेज है, क्योंकि आप तो आए हो कि हम जी कैंप जा रहे हैं, आप पूरा लगेज बांध के आए हो, और उसके बाद वो लेकर आप जा रहे हो ऊपर तक। और जिस पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो उस पहाड़ पे आप पाओगे वो पूरी तरह से निर्जन है, वहां पे मात्र 2 या 3 घर बने हुए हैं मुश्किल से, और एक वो जगह है जो आपका शिविर स्थल है। और आप फिर वहां पहुंचते हो और वहां पे हालत देखिए क्या होती है। मेरा जो रियलाइजेशन था उस वक्त कि जब मैं वहां पहुंचा, थक चुका था खूब, और थकने के बाद मैंने पानी पीने के लिए उसका टैप ऑन किया वाटर कूलर का, तो वो पानी गिरता हुआ मुझे पता चल रहा था। वहां पे इतनी शांति थी कि वो पानी गिर रहा, मैं कह रहा हूँ यार ये ऐसी आवाज करता है गिरते हुए पानी, क्योंकि आप जब शहरों में रहते हैं तो आसपास दुनिया भर के इतने शोर होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, पर जैसे ही आप वहां कुछ करते हो तो आपको दिखता है कि भाई मतलब आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जो मुझे याद है, भजन मंडली, वो जो हम रात को भजते थे, पूरा मिलता था ना, पूरी शीट मिलती थी। मुझे इसमें कैंप से एक चीज़ और याद आ रही है कि जैसे अभी बताया कि हर चीज़ की टास्क और सब चीज़ें होती थी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कैंप के अंदर रीडिंग्स। तो आप पाएंगे कि सारे, जैसा अभी बताया कि वहाँ पे जितने भी हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट का है, किसी भी चीज़ का, उन्होंने शायद पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे आचार्य जी खुद क्यूरेट करके हर दिन के हिसाब से कम 3 और मैक्सिमम 4 या 5 रीडिंग्स लेकर आते थे। और रीडिंग्स का मतलब ये होता था कि दुनिया भर का जितना भी आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें जो चुनिंदा कपलेट्स हैं, सूत्र हैं, वो खुद उन्हें कंपाइल करके शीट्स में हर एक के लिए लेकर आते। याद है तुम्हें वो टेबल याद है जो वो एक दिन पहले जहाँ पे वो जिस टेबल पे वो तैयारी चल रही होती थी, उनकी टेबल याद है वो बड़ी, जिसपे बस किताबें ही किताबें हैं,
और इसी में किताबें फर्दर खुले हुए हैं। एक्टिविटी भी होती थी जब मतलब हम बहुत जस्ट टू अलग से ऑन दिस कि हाँ जी। इवन दिस इज इन इटसेल्फ अ लिटरेचर। आपने 15-20 शास्त्रों में से क्यूरेट करके कुछ स्पेसिफिक निकाला। आई मीन दिस इन इटसेल्फ कैन बी अ बुक। आपने एंड देन वो बनता भी ऐसा था बिकॉज वो एग्जैक्टली इतनी बड़ी रीडिंग होती थी। एक हमारे गुरु दीक्षा करके वो जो थी वो एग्जैक्टली वहीं से बनी है। उसमें ये भी था कि मतलब आप रूमी भी होंगे और फिर यहाँ पे और अष्टावक्र गीता भी होंगे और फिर कबीर साहब के और आई मीन बाकी मैं चाहूँगा आप सभी डिस्कस भी करें बिकॉज यू वुड बी डूइंग इट मच मोर देन अस कि हम कैसे उन 11-12 शास्त्रों को एक टास्क मिलता था कि आपको उनको जोड़ना है, जोड़ना है। वही पोस्टर जोड़ के बनाना मैं है। इसमें एक आपको चीज जोड़ना और है ऐड और करूंगा। आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी है एंड इवन डिफरेंसेस भी ढूंढने आई हैं थिंक जिनके क्वेश्चंस आप आई थिंक सेशंस मैं में वही कह रहा हूँ बताते थे। दिस इन इटसेल्फ इज अ लिटरेचर क्योंकि आपने जो आज से कई हज़ारों साल पहले ईशा मसीह ने बोला और फिर वो अष्टावक्र गीता में भी आप मैच कर रहे हो और कबीर साहब और आप वो तीनों को एक साथ लाइन डाउन कर रहे हो। उससे पहले मैं एक चीज़ पे आऊँगा कि अभी सुनने में ऐसा लग रहा हो कि जैसे हम वहाँ पे बहुत गहन चर्चा कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं। मुझे सबसे पहला टास्क ये मिला था कि मेरे हाथ में थे कबीर साहब के काल के ऊपर दोहे और कहा गया था कि अब इसके ऊपर एक गाना बनाओ या इसके ऊपर एक भजन बनाओ, अब स्किट्स बनाओ। तो मुझे भजन नहीं बोला गया था क्योंकि आप किसी भी एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बोलोगे भजन बनाना है तो वो नहीं करेगा, तो उसने बोला गाना बनाओ। ठीक है, अब मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ कंपोज नहीं किया, ज़िंदगी में कभी खुल के गाया भी नहीं है कहीं लोगों के सामने। और वहाँ पे टास्क ये मिला कि आपको पहले पढ़ना है, समझना है, इसकी मीनिंग पे रिफ्लेक्ट करना है और उसके बाद एक परफॉर्मेंस तैयार करनी है जिसमें आपको पहले तो उसको एक धुन देनी है और धुन नहीं होनी चाहिए। आप इसे गाओ और उसके बाद इसका मतलब समझाओगे लोगों के साथ। गंदा गाएगा उसे बहुत गंदी सजा मिलेगी। झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया नियामत लाना, गुरु ने पठाया नियामत लाना। मैनू कौन पछाड़े रे मैं कुछ हो गई होर, मैनू कौन पछाड़े रे मैं कुछ हो गई होर। तो ये अपने आप में इतनी एक्सपीरियंशियल चीज़ होती थी कि आप सिर्फ वहाँ पे रोट लर्निंग नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक कपलेट दे दिया है, एक दोहा दे दिया, उसका मतलब समझा दिया है, आप उसको अब गुनगुना रहे हो, आप उसे गा रहे हो। रादर आज भी मैं थोड़ी दिनों पहले बात कर रहा था कि मुझे कैंप्स ऐसे याद हैं कि मैंने इस कैंप में ये भजन बनाया था और इस कैंप में ये भजन बनाया था, इस कैंप में ये भजन बनाया था। साथ में रोल प्लेस करना, मैंने शायद लाइफ में उससे पहले कभी ना किसी थिएटर में पार्टिसिपेट किया, ना कभी कोई रोल प्ले किया, पर कैंप में आके ही हुआ कि हमने मेरे ख्याल से अवधूत गीता के ऊपर भी रोल प्ले सुनाए हैं, हमने अष्टवक्र गीता के ऊपर भी रोल प्ले सुना है। तो इन चीज़ों को इस तरह का एक फ्यूजन देना, मतलब दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल से आचार्य जी के अलावा शायद कोई नहीं कर सकता। इट वाज अ हैप्पीनेस खुशी की बात नहीं करेगा, ये प्ले हैप्पीनेस में है, तुम ये प्ले हैप्पीनेस में करने जा रहे हो। Becomes quiet, but it never becomes quiet. I'm talking to Jonas. मिक्स ऑफ रीडिंग, मतलब सिर्फ नॉट ओनली रीडिंग, म्यूजिक, इवन अनहद डांस, अनहद रोल प्ले, अनहद भाई मतलब अभी भी आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दोज लाइंस कि तुमने अवधूत गीता से है कि वो स्व आत्मा ही प्रतिपादित, ये ट्यून्स ऐसा लगता है कि वो दे हैव जस्ट नॉट, दे आर स्टिल देयर। अब हमें टाइम नहीं मिलता। मैंने परसों देखा था अचानक वो भी तो था, ये तो निर्वाणम अनामयो अहम, और इस तरह से पूरा हमने श्लोक को, हाँ। और इसको इस तरह देखिए कि शायद सर को जो याद है वो है 6th चैप्टर, मुझे जो याद है वो है 4th चैप्टर, और इसी तरह से पूरा ग्रंथ सबको डिवाइड कर दिया जाता था। और वहाँ पे फिर एक जो एक परफॉर्मेंस का टाइम होता था कि सबने अपनी परफॉर्मेंस तैयार कर ली है, एक जगह बैठे हैं, वहाँ आचार्य जी भी हैं, उसके बाद सब एक एक करके सारे चैप्टर्स एक तरह से प्रेजेंट कर रहे थे लोगों के सामने, और फिर वहाँ डिस्कशन हो रहा होता। एंड दिस हैज नेवर हैपेंड आई थिंक बिफोर। रिफ्लेक्शंस होते थे जिसमें आप जो एक तरीके से इसको हम प्रेजेंटेशन बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं, इतना वैसा रहता था। आप बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे होते थे अपने ऊपर, एंड जो आपने रिफ्लेक्ट करा होता था उसी पे ही जो आपके सामने सभी लोग बैठे होते थे वो क्वेश्चंस करते थे। तो इन सम सेंस वो एक बहुत छोटा सा एक संवाद जैसा इस तरीके से होता था। फिर उसके बाद आचार्य जी जो हैं उनको पूरा बताते थे हमें सारी चीज़ों को, उन प्रश्नों को भी जो लोगों ने पूछे थे, हम भी
भी जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते थे कि उनके असल में वास्तविक अर्थ क्या है और हमारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें रिलेटेड किस तरीके से हैं। एंड आई थिंक वो एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि आपने वो सिर्फ पढ़ा नहीं है, वो एक तरीके से आप वहाँ पर जीते थे उस तरीके से, वही आपकी दिनचर्या रहती थी, वही आपके पूरा दिन आपका उन्हीं के साथ बीतता था। तो आई थिंक वो जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी उन चीज़ों का जो रहा है जिसको आचार्य जी कहते हैं, वो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल रहे हैं या महत्वपूर्ण साल रहे हैं, रादर आई वुड से। आचार्य जी काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं आत्मावलोकन और रिफ्लेक्शन पे कि तुम क्या कर रहे हो, हर चीज़ को नोट करो। इवन डायरी हमारी एक डायरी, रिफ्लेक्शन डायरी ही रहती थी। सबसे पहले आपको नोटबुक और डायरी दी जाती थी और आप हर सुबह बैठ के, इनफैक्ट वो आपका अनसेड टास्क रहता था कि आप लगातार रिफ्लेक्ट कर रहे हो और दिन भर जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप लगातार लिखते थे। और जिन कैंप्स में मैंने अटेंड किए हैं, काफ़ी, मैंने 2 साल तक लगभग 20 कैंप्स अटेंड किए थे, तो हर सुबह को रिफ्लेक्शन शेयरिंग सेशन होता था जिसमें आपने कल के दिन आपका कैसा बीता, सुबह तक का भी कैसा रहा है, उसको आप शेयर करते थे। उसमें एक तरीके से आपको कैंप के बाहर भी कैसे रहना है वो भी आपको बताया जा रहा था कि ये रिफ्लेक्शन जो लगातार रहना चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद है ट्रैकर टास्क चलता था, एक ट्रैकर था, आप भरते थे, आपको कैंप आपका 3 दिन में 3 दिन 5 दिन वो तो एक्सटेंड होता ही था, जैसे मेरे भी हो चुके हैं जो 3 दिन के लिए आए थे, हफ्ते भर बाद जा रहे हैं। वो इनविटेशन होता था 3 दिन का, फिर जब एक बार आप अंदर आ जाते थे नहीं, कैंप अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो रहा है। ऐसे नहीं, 3 दिन तो खत्म हो गए तो 2 दिन और रुक जाओ। एक आदमी आएगा वो बस यही बोलेगा 2 दिन। एकदम फिल्मी गाने गा चुके हैं, आज जाने की जिद ना करो।